लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, लेक्चर नंबर 6। हेडिंग लगा सकते हो, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी इससे रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड पार्ट है, इसको पूरा बंद करना। तो व्हाट इज एन एरर? एरर किसे कहते हैं? The difference between the actual value and measured value. ठीक है, ये डेफिनेशन ओके। इसको ऐसे समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको मेजर किया। तो मेजरमेंट तुमने समझा था कि इट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्री डिटरमाइंड मैग्नीट्यूड एंड अननोन वैल्यू। अननोन मैग्नीट्यूड एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसे हमने इसको समझा था। तो मैंने इसको मेजर किया और स्केल पर मैंने कंपैरिजन किया, 0 से स्टार्ट हुआ और इसका ऊपर वाला एंड पहुंचा सपोज 15.4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इसकी लेंथ एग्जैक्टली 15.4 है? क्योंकि इसी को अगर मैं किसी और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर से नापूंगा तो मैं डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकता हूं। अभी तो मैंने डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेजर किया, तो अगर मैं डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर सकता हूं, मान लो फिर उससे नापने पर आते हैं 15.45, इसका मतलब पिछली बार जो नापा था वो परफेक्ट नहीं था। क्या 15.45 परफेक्ट है? और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हम डिजाइन कर सकते हैं जो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक नाप सकता है, 4 प्लेस तक नाप सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यानी कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमने 100% एक्यूरेटली मेजर किया। हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद रहेगी, अनिश्चितता। जो भी हम नापेंगे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसी को हम क्या कहते हैं? एरर। और अगर कहीं पर नापने में कुछ एरर है, कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स में वो एरर होता है, तो एरर है तो उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है। जो फाइनल मेजरमेंट है उसमें अगर हम उसको बताते नहीं है या गलत बता देते तो फास्ट रिपोर्टिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जब तुम एडवर्टाइजमेंट देखते हो किसी मोटरसाइकिल का है कि उसका जो एवरेज है वो इतने किलोमीटर पर लीटर है, तो साथ में वो स्टार मार्क करके लिखते हैं मानक परिस्थितियों में, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं एडवर्टाइजमेंट में? वो एक्सप्रेस करते हैं मैक्सिमम। जबकि जो डे टू डे लाइफ में इसमें हमें एक्सप्रेस करना होता है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें एक्सप्रेस क्या करना होता है? मिनिमम। कि मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा हो तो और बात है। तो जब भी हम कोई क्वांटिटी नापेंगे तो उसको हमें उसके साथ में जो परमिसिबल लिमिट्स में उसका वेरिएशन हो सकता है, उसमें जो पॉसिबिलिटी है मेजरिंग लिमिटेशंस के कारण, यानी हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशन है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो लिमिटेशन है उनके कारण जो अनसर्टेनिटी उसमें आई है इसके मेजर्ड वैल्यू में, उसको हम बोलते हैं एरर। तो एरर की सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, सवेरिंग एरर डैश, it is the uncertainty associated with the measurement, uncertainty associated with the measurement। तो इसको हम कहते हैं एरर। ये कितनी तरह का होता है उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स और हमें क्लैरिटी के साथ समझनी होंगी, जैसे एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिजन क्या है, सेंसिटिविटी क्या है। तो अगली टर्म है एक्यूरेसी। न्यूमेरिकली देखा जाए तो अगर तुमसे बोले
कि पर्टिकुलर मेजरमेंट में 5% एरर है सपोज, तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन उससे ये होगा कि उसमें जो एक्यूरेसी वो कितनी है 95%, ये मतलब होगा। पर एक्चुअल में एक्यूरेसी है क्या? और फिर अगर प्रिसीजन की बात करें तो क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम होते हैं? हम डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं बोलते हैं एक्यूरेटली ऐसा करना या एक्यूरेटली इस टाइम पर वहां पर आ जाना या प्रिसाइजली उस टाइम पर वहां पर आ जाना, तो क्या दोनों का मतलब हमारा सेम होता है? तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हमें समझना है। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी हम ये बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। सिंपल सिंपल एक एक लाइन की डेफिनेशन से उनको समझोगे। इट इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। हमने कोई मेजरमेंट किया, जो मेजर्ड वैल्यू आई वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी वेइंग मशीन पर अपना वेट नापा, तुम्हारा एग्जैक्ट वेट है 59.5 kg और उस मशीन ने जो वेट बताया, मशीन नंबर 1 ने एक वेट बताया, मशीन नंबर 2 ने दूसरा कुछ वेट बताया, मशीन नंबर 3 ने कुछ दूसरा वेट बताया। तो जिस मशीन की रीडिंग बिल्कुल क्लोज है 59.5 के, तो हम बोलेंगे उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। फिर अगली टर्म है प्रिसीजन। हमें समझना है व्हाट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन की स्पेलिंग क्या लिखोगे? PRECISION, प्रिसीजन। तो क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज प्रिसीजन? इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्यूरेसी और सेम एज एक्यूरेसी? इट इज डिफरेंट। आर दे रिलेटेड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और एंटायरली डिफरेंट? क्या एक ज्यादा होगा तो दूसरे के भी ज्यादा होने की संभावना है या कोई इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं? तो प्रिसीजन की डेफिनेशन अगर हम देखें, लिखोगे इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। कोई मेजरमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी इन ए गिवन मेजरमेंट। जब भी तुम प्रैक्टिकल करते हो तो तुमसे कहा जाता है एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक 3 और 4 रीडिंग्स एंड देन यू हैव टू टेक देयर मीन। केमिस्ट्री में अगर टाइट्रेशन करते हो तुमसे कहते हैं कि जब तक 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती तब तक तुम रिपीट करो। तो ऐसा कहने का कारण क्या होता है, क्यों तुमसे ऐसा बोलते हैं? रिपीटिशन से क्या हो जाएगा? 2 रीडिंग अगर सेम आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, या मीन वैल्यू निकालने से क्या हो जाएगा 3-4 ऑब्जर्वेशन लेकर। तो हम इसको ऐसे समझें कि मान लो हमें इसकी लेंथ नापनी है और हमने उसको 5 बार नापा, 5 टाइम्स, और हमारे पास 5 वैल्यूज आई। एक स्केल से जब नापा जो नटराज कंपनी का है, मान लो नटराज वाले स्केल से जब नापा तो 5 में से 3 वैल्यूज सेम थी, आइडेंटिकल। जब कैमलिन के स्केल से नापा तो 5 में से 2 वैल्यूज सेम थी, और जब किसी और कंपनी मान लो क्लासिक के स्केल से नापा तो 5 में से एक भी वैल्यू सेम नहीं आई। तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू सेम है हम बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। यानी रिपीटिशन जिसमें सबसे ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ज्यादा होगी, हम बोलेंगे प्रिसीजन उसमें ज्यादा है। तो ये लॉजिक है प्रिसीजन का। और अगर इसको हम मेजर्ड वैल्यू से लिंक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी मेजर्ड डेटा है, क्योंकि इसमें चांसेस रिपीट होने के कब है, डेसिमल के जितने ज्यादा प्लेसेस तक वो वैल्यू होगी। मान लो एक मेजरमेंट है 15.4 सेंटीमीटर, दूसरा है 15.45 सेंटीमीटर, तीसरा है 15.450 सेंटीमीटर। तो बार बार रिपीट होने के चांसेस जो है 15.450 में, अगर उस प्रिसीजन तक हम नाप रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक नाप रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन के चांसेस सबसे कम होंगे वेरिएशन के चांसेस, क्योंकि उसमें हम बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल समझो, तुम सब्जी मंडी गए, तुमने सब्जी खरीदी,
तुमने एक तराजू पर उसको तुलवाया, कुछ वैल्यू आई, फिर तुम दूसरे सब्जी वाले के पास गए वेरिफिकेशन के लिए, तुमने कहा कि पता नहीं उसने जो है सही तोली कि नहीं तोली, आप तोल के बताओ। उसमें वैल्यू डिफरेंट आने के चांसेस, कंपेयर करो किससे, तुमको सोना तुलवाना था और तुम एक सुनार के पास गए, उसने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से नापा जो डेसिमल के बाद कई प्लेस तक रीडिंग देता है। तुमने वही वेरिफिकेशन करने के लिए दूसरे सुनार के पास गए, दूसरे गोल्ड स्मिथ के पास, उससे तुमने उसके तराजू पर नापा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। तो क्या चांसेस है सब्जी में जो डिफरेंस आएगा और जो सोने के वेट में डिफरेंस आएगा, क्या लगता है तुम्हें? सब्जी वाला ज्यादा होगा, सोने वाला डिफरेंस आने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो प्रिसिजन किस में ज्यादा हुआ? डेसिमल के बाद जितने ज्यादा प्लेसेस लग गए उसमें रिपीटेबिलिटी की चांसेस ज्यादा है, दैट वैल्यू विल बी मोर प्रिसाइज। तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू तुम्हें दी हुई है जिसमें डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, यानी पॉइंट के बाद ज्यादा प्लेसेस तक आंसर है, उसका प्रिसिजन ज्यादा होगा। यानी तुमसे पूछे 4.0, 4.00, 4.000, व्हाट इज द डिफरेंस? 4.000 is more precise compared to two others. अब क्या वो एक्यूरेट भी है? तो हमें दोनों में डिफरेंस समझना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल एक्यूरेसी और प्रिसिजन का डिफरेंस समझने के लिए, तो सब हेडिंग लगाओगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। एक बार आज सीखोगे इस एग्जांपल को, जिंदगी भर के लिए तुम्हें याद रहेगा और बहुत ही सिंपल है, इजीली तुम इसको समझ सकते हो। जस्ट इमेजिन 4 निशानेबाज हैं, उनके पास 4 गन है और हर गन में 10-10 बुलेट लोडेड है। उनको निशाना लगाना है बुल्स आई, ये निशाना है टारगेट। चारों ने 10-10 गोलियां दागी और जो गोलियां लगी जाकर निशाने पर, जो रिजल्ट रहा वो कुछ इस तरह से रहा। पहले वाले ने जब गोलियां चलाई तो गोलियां इस तरह से लगी, दूसरे वाले ने जब चलाई तो गोलियां इस तरह से लगी, पहला, दूसरा, तीसरा, इसने जब गोलियां चलाई तो गोलियां इस तरह से लगी, चौथे वाले ने जब चलाई तो गोलियां इस तरह से लगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू यहां पर कैसी है, पुअर और ज्यादा है, कम है या ज्यादा है? यहां लगनी चाहिए थी गोली, इसके आसपास दूर दूर लग रही है। क्या कई गोलियां एक ही जगह जाकर लग रही? रिपीटेबिलिटी है? रिपीटेबिलिटी भी नहीं है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू भी नहीं है। तो मैं इसके लिए कहूंगा लो एक्यूरेसी, लो प्रिसिजन। प्रिसिजन भी लो है, एक्यूरेसी भी लो है। यहां पर क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू अच्छी है, गुड, बट रिपीटेबिलिटी नहीं है। मैं इसके लिए कहूंगा हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज हाई बट प्रिसिजन इज लो, रिपीटेबिलिटी नहीं। इसके लिए कहूंगा प्रिसिजन तो बहुत अच्छा है, रिपीटेबिलिटी है बट एक्यूरेसी नहीं है, निशाने से दूर लग रही है। तो मैं बोलूंगा पहले हम एक्यूरेसी लिखते हैं, तो पहले एक्यूरेसी की बात करेंगे, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। लास्ट वाले में रिपीटेबिलिटी भी अच्छी है और क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू भी है, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। कंक्लूजन क्या निकला? एक्यूरेसी और प्रिसिजन में कोई रिलेशन लगता है तुमको कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, सब कुछ? दे इंडिपेंडेंटली वेरी, इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। एक्यूरेसी कम होकर प्रिसिजन ज्यादा हो सकता है, एक्यूरेसी ज्यादा होकर प्रिसिजन ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। These are two different variables जो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो इस टर्मिनोलॉजी में क्लियरिटी आनी चाहिए आगे के डिस्कशन के लिए, जो हमें समझना है। एरर का कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, दोनों को हमें परफेक्शन लेवल तक समझना है।
एक टर्म और हम यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उससे मिलने वाली वैल्यू में एक्यूरेसी ज्यादा हो, वो सही सही वैल्यू बताए। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सेंसिटिव है, तो वो ऑर्डिनरी दूसरे बैलेंस के कंपैरिजन में सेंसिटिव कैसे है, जरा सी हवा भी चलेगी तो उसमें रीडिंग चेंज हो जाती, तो सेंसिटिव है, तो दूसरे बैलेंसेस की कंपैरिजन में ज्यादा सही रीडिंग बताएगा। तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं सेंसिटिविटी। जब तुम 12th में पढ़ोगे, 11 में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जैसे स्प्रिंग बैलेंस सेंसिटिव है, जरा सा वजन रखते ही रीडिंग बता देगा। तो हम चाहते हैं कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम काम में लें वो सेंसिटिव हो। 12th में आएगा मीटर ब्रिज आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड, हम चाहेंगे कि वो सेंसिटिव हो। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आएगा, हम चाहेंगे कि वो सेंसिटिव हो। पोटेंशियोमीटर आएगा, हम चाहेंगे कि वो सेंसिटिव हो। सेंसिटिव होगा तो रीडिंग सही सही मिलेगी। तो नेक्स्ट टर्म लिखोगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो मीनिंग है सीधा सीधा ये है, अगर स्मॉल इनपुट के लिए जो आउटपुट मिल रहा है वो लार्ज है तो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव। जैसे रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर को थोड़ा सा घुमाया, पंखा बहुत ज्यादा तेज हो गया, नल को थोड़ा सा खोला, बहुत ज्यादा पानी निकलने लगा, तो हम बोलेंगे सेंसिटिव है। किसी बच्चे को सिर्फ ऐसे हाथ दिखा, उसने रोना शुरू कर दिया, बोलेंगे सेंसिटिव है। दूसरा उसको थप्पड़ मार दिया 2, उसके बाद भी वो दांत निकाल के हंस रहा है, तो बोलेंगे इनसेंसिटिव है। तो स्मॉल इनपुट लार्ज आउटपुट सेंसिटिविटी। तो देखोगे सेंसिटिविटी में डैश लगाकर, इफ फॉर ए स्मॉल इनपुट, if comma for a small input we get a large output, comma, then sensitivity is greater, sensitivity is greater। एक्चुअल में इस टर्म को अगर और ब्रॉड सेंस में समझें तो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडीज है, हमारी जो लाइफ में है, वो इन्वॉल्व है ये सेंसिटिविटी टर्म। हमें अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना होता है और उस पर डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ चीजों के लिए हमें सेंसिटिव होना होता है और कुछ चीजों के लिए हमें इनसेंसिटिव होना होता है। जैसे क्लास में जब बैठे हो तो तुम्हारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर और टीचर जो बोल रहा है उस पर, तो उसके लिए तुम्हें क्या होना है, सेंसिटिव। किसके लिए इनसेंसिटिव होना है, उस समय जब क्लास चल रही है, आसपास कौन दरवाजे पे खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारा ध्यान गर्दन उस तरफ नहीं जानी चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, इनसेंसिटिविटी डेवलप करनी है, यानी उसको रिएक्शन देना बंद कर देना है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनका कोई रोल नहीं है हमारे गोल को ऑब्टेन करने में, उन सारी एक्टिविटीज से हमें अपने आप को कट ऑफ करना है। पास वाला कोनी मार रहा है पढ़ते वक्त, तो हमें रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन देंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो हमें रिएक्शन ही नहीं देना है। तो अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। सेंसिटिविटी को किधर लगाना है, फोकस करना है हमें, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बोर्ड पर क्या लिख रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा पूरा फोकस वही होना चाहिए। तो क्लास की तैयारी हम क्लास में ही करके आ जाएंगे, घर पे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नोट्स को नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट होता है। तो सेंसिटिविटी को ब्रॉड टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे हम चाहते हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर हम रीडिंग्स लें, काम करें, वो कैसा हो, सेंसिटिव। अब इसको आगे समझेंगे, एरर जो है वो कितनी तरह का हो सकता है, पर उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर होने चाहिए, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का थियोरेटिकल कंसेप्ट है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई गई हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, एज इट इज पढ़ी जा सकती है किताब से। हालांकि इसमें ज्यादातर ये होता है, केमिस्ट्री वाला टीचर बोल देते तुमने फिजिक्स में पढ़ ली होगी, फिजिक्स वाले बोल देते तुमने केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी, क्योंकि कॉमन टॉपिक है और पढ़ाता कोई भी नहीं है। ये सिचुएशन आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर जो कुछ छोटी मोटी बातें मैं ब्रीफ कर रहा हूँ तुमको, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी इसमें रोल आएगा। हम कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं और उसको सही से एक्सप्रेस करना है तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना होता है। क्लियर? तो एरर एनालिसिस में उसका भी रोल है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम जो है अपने आप उसको रूल्स को पढ़कर लिखकर समझ सकते हो।
तो नेक्स्ट आर्टिकल, सिग्निफिकेंट फिगर्स। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे SF। इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैंने इस पेन की लंबाई को नापा, जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, पेन की लंबाई को नापा और ये लंबाई मुझे मिल रही है 15.4 सेंटीमीटर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये श्योर हूं कि इस पेन की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं है। जिस स्केल से मैं नाप रहा हूं उसका लीस्ट काउंट, एक और टर्म आई लीस्ट काउंट। फिजिक्स में चीजें आसान है, जो नाम का मतलब है वही होता है। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। जो ऑर्डिनरी स्केल, प्लास्टिक का स्केल तुम यूज करते हो, उसमें एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। जो घड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिनिमम वो 1 सेकंड खिसकती है एक बार में, तो उसका लीस्ट काउंट हो गया 1 सेकंड। कोई घड़ी आधा सेकंड खिसकती है तो उसका लीस्ट काउंट आधा सेकंड हो गया। मेजरिंग जार है, दवाई पीने के लिए दवाई सिरप के साथ ढक्कन आ रहा है, उस पे मार्किंग लगी हुई है, सबसे छोटी मार्किंग 1 ml है, तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीलीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसे हम यूज करने वाले हैं या यूज कर रहे हैं, हमें उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि मिनिमम उससे कितना नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको किससे नापा है? ऑर्डिनरी स्केल से, जिससे मैं 1 मिलीमीटर से कम नहीं नाप सकता। और अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं 15.40 instead of 15.4, is it wrong or right? It is called false reporting. गलत तथ्यों को प्रकट करना या रिपोर्ट करना। रीजन, जब मैं इस डेटा को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है जो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक सेंटीमीटर में रीडिंग नाप सकता है। बट द फैक्ट इज मैंने तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा है, मैंने तो ऐसे नापा है जो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक नाप सकता है सेंटीमीटर में, जबकि मैं दिखा रहा हूं कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप सकता है। तो इसको कौन लिमिट करेगा कि कैसे एक्सप्रेस करना है? तो इसके लिए कंसेप्ट आता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां जरूरत पड़ती है फाल्स रिपोर्टिंग रोकने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट हमें लगाना होता है। अब ऐसे समझो, जब मैंने 15.4 सेंटीमीटर नापा तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, इसके बारे में श्योर हूं, पर 0.4 दिस इज डाउटफुल। यानी इसमें जो 3 डिजिट्स हमें दिख रही हैं एट प्रेजेंट, 1 श्योर है, 5 श्योर है, 0.4 के बारे में हम डाउटफुल है, क्योंकि जब मैं इसी डेटा को वर्नियर कैलिपर से नापता हूं और वो मुझे मिलता है वर्नियर कैलिपर से नापने पर 4.42 सपोज, इसका मतलब ये जो 4 नापा था ये परफेक्ट नहीं था, 4 से थोड़ा सा ज्यादा निकला, कम भी निकल सकता था। क्योंकि मान लो ये है 15.4 का मान, तो 15.5 का होगा ऊपर ये मार्क। जो स्केल है उसमें 1-1 मिलीमीटर के मार्क्स हैं, उनके बीच तो कोई निशान है नहीं। मान लो पेन का जो टॉप है वो यहां तक आ रहा है, अप टू हियर, तो क्या तुम लिखोगे 15.45? अगर लिखोगे तो फास्ट रिपोर्टिंग होगी, बिकॉज 15.45 तुम नाप ही नहीं सकते हो। तुम या तो 15.4 नाप सकते हो या तो 15.5 नाप सकते हो। तो हमसे नापने में कितनी गलती हो सकती है? व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, जिसको हम एरर कह रहे थे ना, एरर यहाँ पे लिंक के इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा। तो नापने में कितनी गलती हो सकती है हमसे? 15.4 नापा है तो इसका मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा के बोल पा रहे हैं कि नीचे की साइड और ऊपर की साइड से ये 15.4 के पास होगा, इस रेंज में कहीं आ रहा होगा, तो हमने बोला 15.4। क्योंकि अगर इससे ऊपर आता तो हम बोलते 15.5, इससे नीचे आता तो हम बोलते 15.3। ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डिवीजन के ज्यादा पास आ रहा है, इसका जो टॉप है पेन का। तो गलती किधर हुई? आधा मिलीमीटर इधर और आधा मिलीमीटर इधर, ये होने की संभावना है। तो अगर मैं इस डेटा को ऐसे एक्सप्रेस करूं 15.4 प्लस माइनस 0.05
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना 0.05 सेंटीमीटर, आधा मिलीमीटर है, आधा मिलीमीटर का मतलब 0.5 मिलीमीटर का मतलब 0.05 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगा? एरर, और ये कहलाएगी लिमिट, एरर लिमिट। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि ये जो लास्ट डिजिट होगी हमेशा हर मेजरमेंट में वो डाउटफुल हो, उसे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो अब इसमें दो कंसेप्ट चलते हैं। एक कंसेप्ट चलता है लीस्ट काउंट के बराबर लिखते हैं ±1 mm, और एक कंसेप्ट चलता है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, दिस इज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। तो कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है वो भी हमें सीखना है। कब हमें एरर को लेना है लीस्ट काउंट के बराबर और कब हमें एरर को लेना है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ देता हूँ, फिर डिटेल बताऊंगा इसकी। कोई ऑब्जर्वेशन तुम्हें स्टॉप वॉच से लेना है। जैसे सिंपल पेंडुलम का जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो सिंपल पेंडुलम बॉब को ऑसिलेट करा के छोड़ोगे और स्टॉप वॉच से तुम नोट करोगे 10 ऑसिलेशंस का टाइम, 20 ऑसिलेशंस का टाइम। तो जब तुम वो टाइम नोट कर रहे हो और घड़ी की सुई 24 और 25 के बीच जाकर रुकी कहीं, तो तुमको क्या सजेस्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर से रीडिंग ले रहे हो, मीटर से रीडिंग ले रहे हो, और घड़ी उसकी जो निडल है मीटर की वो ना तो इधर वाले डिवीजन पे आ रही ना उधर वाले डिवीजन, बीच में कहीं आ रही, बीच की रेंज में। लीस्ट काउंट जो है उसका एक डिवीजन के बराबर है, ना तो आगे वाले डिवीजन पे आ रही ना पीछे वाले डिवीजन पे। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है पॉसिबल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या अंतर होता है एनालॉग डिजिटल में? एनालॉग में कंटिन्यूअस वेरिएशन, जितने भी सुई वाले जिसमें सुई पूरे एरिया में घूम के जा रही है तो एनालॉग। डिजिटल में क्या होगा? डिजिटल क्लॉक जैसे नंबर्स में चल रही है तो उसमें तो श्योर है कि 0.1 के बाद सीधे क्या आएगा? 0.2 आएगा, बीच का कुछ नहीं आएगा, जो कि उसका लीस्ट काउंट होगा। और जब एनालॉग वाले में नाप रहे हो, अब तुम्हारे सामने क्या डाउट आ गया? बीच में है सुई, तो तुमको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमेशा या तो आगे वाला लोगे, जैसे 24 और 25 के बीच में आया, तुमने मान लो अभी ले लिया 25, तो अगली बार अगर 26 और 27 के बीच में आया तो तुम क्या लोगे? 27। हमेशा उस एक्सपेरिमेंट के दौरान या तो आगे वाला या तो पीछे वाला। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आगे वाला या पीछे वाला घड़ी में, निडल वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा हमारा। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा है और हमने तय किया आगे वाला लेना है, आगे वाला लेना है, तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट तो इतना ही रह गया, एरर हो गया ज्यादा, क्योंकि था यहां पर और तुमने कहा माना उसको यहां पर, तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट से ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम लिमिट कवर नहीं हुई। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ जगह ऐसे भी होती है जहां पर हम लीस्ट काउंट के बराबर लेते हैं एरर को। यानी जो हमसे गलती हो सकती है उसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है नापने में? 1 मिलीमीटर इधर, 1 मिलीमीटर इधर, तो प्लस माइनस 0.1 आ जाता है लीस्ट काउंट के बराबर। अभी क्या लिया है? हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। तो हमें आगे जाकर इसकी फाइन डिटेल समझनी है, कब हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, कब लीस्ट काउंट। वापस सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे आते हैं। मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे काउंट करेंगे, वो जो वेल नोन है प्लस जो एक डाउटफुल है, सबको मिलाकर बनती है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है किसी भी डेटा में, ऑल आर टेकन सिग्निफिकेंट। और जो जीरो है वो कब सिग्निफिकेंट होंगे, कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उसके लिए रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट में ब्रीफ कर देता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 24.00, क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने नापा है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप सकता है, इसलिए दोनों सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई? 4। यानी नॉन जीरो के पीछे आने वाले ट्रेलिंग जीरोस जो कि डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। पर अगर यही डेटा होता 2400, तो यहां थोड़ा सा मिसमैच है। इन जीरो को सिग्निफिकेंट मानते भी हैं और नहीं भी मानते। उसका रूल यह है, अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि डेटा किसी मेजरमेंट का रिजल्ट है, प्योर नंबर नहीं है, यानी मीटर है, किलोमीटर है, कुछ है, प्योर नंबर नहीं है, तब तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। और अगर ये प्योर नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते ऐसे सिचुएशन में। मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसमें हम 2 भी देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगी हुई तो हम लेते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, और यूनिट लग गई तो चारों को सिग्निफिकेंट लेते हैं। बीच में कोई आ रहा है 1101,
सिग्निफिकेंट, चारों सिग्निफिकेंट। अगर पहले आ रहा है 0.20, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, पर ये पीछे वाला 0 सिग्निफिकेंट है। तो ये रूल्स एज इट इज तुम पढ़ सकते हो और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तुम उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब इसको जवाब में कहाँ लिखना है, जवाब में वहां ध्यान रखना है जहां क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा गिव आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जहां ये लिखा हुआ आएगा वहां पर हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे प्रोपेगेट करती हैं, तो नोट लगा लो। प्रिपेयर रूल्स फ्रॉम बुक, प्रिपेयर रूल्स फ्रॉम बुक। इसमें एक ये भी आएगा कंसेप्ट, जितने भी प्योर नंबर है, जैसे पाई है तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, तो हमारा जवाब होगा इनफाइनाइट। जैसे 2 टॉफी है और मैं कहता हूं 2.0 टॉफी, तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं 2.00 टॉफी, तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं 2 टॉफी कह रहा हूं तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट, 2.0 टॉफी कह रहा हूं तो 2, 2.00 टॉफी कह रहा हूं तो 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक हो सकती है। तो इस तरह के जो प्योर नंबर्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानी जाती हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एज इट इज पढ़ने। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन में। तो स्टार मार्क करके सीधे स्टेटमेंट लिख दोगे, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, वी रिटेन क्या रिटेन करेंगे, 2 लॉजिक हैं। एक तो है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिटेन करेंगे, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट है उसको रिटेन करेंगे, एक तो ये होता है। और एक होता है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रिटेन करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम रिटेन करते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो कंप्लीट कर दो, इन एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी रिटेन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है वो ऐसे समझो, अगर मुझे 2 क्वांटिटीज को ऐड करना है, एक में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, मुझे ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है। जैसे 1.02 को अगर मैं ऐड करता हूं 2.1 में, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है। इसका मतलब ये हुआ, फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि इस डेटा को मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक रीडिंग दे सकता है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है। इसको जिससे नापा है वो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक रीडिंग दे सकता है, मतलब इसका प्रिसीजन कम है। तो ओवरऑल इस डेटा का प्रिसीजन अगर मैं जोड़कर लिखता हूं 3.12, तो क्या ये लिखना सही होगा, क्या मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा है पूरे को कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक? ऐसा तो नहीं है। और हमने तय किया था इंजीनियरिंग में हम ऐसा नहीं करते। हाँ, कोई विज्ञापन हमें निकालना होता है, एडवर्टाइजमेंट, हम ये लिखते हैं, स्टार मार्क करके लगा देते हैं मानक परिस्थितियों में, स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि वैलिड एक्चुअल में हर जगह नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए, हमेशा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लीस्ट जो है उसको मिट दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो ये तो श्योरिटी है कि डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक तो ये वैल्यू करेक्ट है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी हो गई? अब इसके लिए राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट लगता है, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं 3.1, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है 5 से छोटी है, तो हमारा रिजल्ट होगा 3.1। तो हमने रिटेन के लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। राउंडिंग ऑफ भी इसमें एक बार मैं डिस्कस करूंगा कैसे होता है। तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उसमें देखते हैं सबसे कम डेसिमल प्लेसेस जिसमें रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा नहीं होंगे। फिर सेकेंड स्टार मार्क करके लिखोगे, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कॉमा वी रिटेन the least number of significant digits,
we retain the least number of significant digits. इसका क्या मतलब है? 2.1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.22 से, जो रिजल्ट आया वो मेरे पास आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21, 2.562। तो मुझे क्या रिटेन करना है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। इस डेटा में 2 सिग्निफिकेंट है और इसमें 3, तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये 2 को हटाया मैंने, इधर कुछ नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ करने का कंसेप्ट लगाया, फिर 6 को हटाया। कुछ बच्चे ऐसे करते राउंड ऑफ, एक डिजिट। दिस इज रॉन्ग वे। जितने भी हमें हटाने हैं एक साथ हटाने होते हैं। मैं 62 को एक बार में ही हटाऊंगा और इसका कंपैरिजन करूंगा सीधे 50 से। एज 62 इज ग्रेटर देन 50, तो राउंड ऑफ करने पर मुझे क्या मिला? 2.5 में एक जुड़ जाएगा, नहीं मिलेगा 2.6। सो दिस इज रिजल्ट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब उससे क्या फर्क पड़ जाता है कि एक करके हटाना है या एक साथ हटाना है, उससे अंतर आ जाता है आंसर। तो वो मैं समझा रहा हूं तुम्हें किस तरह से अंतर आता है। ऐसे समझो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट। राउंडिंग ऑफ का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जिस क्वांटिटी को तुम हटाना चाह रहे हो वो अगर 5 से छोटी है तो हम उसको ऐसे हटा देते हैं, आगे वाले टर्म में कुछ भी बढ़ाते नहीं है। 5 से बड़ी है तो आगे वाले टर्म में बढ़ा देते हैं। और अगर वो 5 है जिसको हटा रहे हो 2.55, तो हम ये देखेंगे ऑड नंबर है कि ये इवन है या ऑड। अगर ये ऑड है तो इसको इवन बना देंगे और राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2.6। और अगर ये होता 2.45 तो हम 5 को ऐसे हटा देते और इसको राउंड ऑफ करके लिखते 2.4। यानी हमारी कोशिश होती इवन नंबर बनाने की। 2 और 1 का जो कंसेप्ट है वो समझो। 2.51, मुझे 2 डिजिट हटा के राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट हटाकर अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं, अगर मैं एक हटा के करता हूं, मैंने 1 को हटा दिया, यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ा, फिर मैंने 5 को हटा दिया और यहाँ पर क्या है 2 इवन, तो रिजल्ट क्या है 2। पर अगर मैं दूसरा कंसेप्ट लगाता हूं कि इन 2 को हटाना है तो एक बार में हटाऊंगा, एक बार में हटाऊंगा तो मैं 51 का कंपैरिजन करूंगा 50 के साथ, एंड 51 इज ग्रेटर देन 50। सो यहां पर क्या आएगा 3, एक बढ़ जाएगा। तो तुम देख रहे हो रिजल्ट्स आर डिफरेंट। अगर मुझे 3 को हटाना होता, मान लो यहां पर होता 0, तो मैं 510 का कंपैरिजन करता सीधे 500 के साथ एंड सो ऑन, तब भी एक बढ़ जाता। तो सही रिजल्ट कौन सा है, 2 या 3? तो जवाब है 3। इसके राउंड ऑफ करने का, तो राउंडिंग ऑफ का ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। जब भी हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो एक बार में ही सारे डिजिट्स को हटा देते हैं जिनको हटाना, एक एक करके नहीं हटाना। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ, इस पर तुम अपने आप प्रैक्टिस करके और जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन्स हैं वो लाकर मुझसे पूछ सकते हो। एरर एनालिसिस की थ्योरेटिकल डिटेल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल डिटेल और फिर उसके क्वेश्चंस। आज के लिए काफी।